हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद क्या होता है उसको कवर करेंगे। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे, हमारे टोटल 7 कॉन्सेप्ट थे, वो हमने क्लियर कर लिए हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर के। अब हम थ्योरीज को करेंगे, जो हमारी कुछ आइडियोलॉजीज दे रखी, कुछ विचारधाराएं हैं, 7 से 8 विचारधाराएं हैं। अब हम उसको कवर करेंगे, फिर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी वो आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हम क्लास को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप जिसको देख सकते हो। एक मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। क्लास आपकी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगी, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगी। हम शुरुआत करते हैं उदारवाद से, लिबरलिज्म से। लिबरलिज्म क्या होता है, तो हमने लिबर्टी को पढ़ा था सबसे पहले ही क्लास में। स्वतंत्रता क्या होती है, हमने इसको क्लियर करा था कि भाई जहाँ पे इंडिविजुअल की स्वतंत्रता की बात करते हैं कि भाई राज्य का जो हस्तक्षेप है वो नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, और इंडिविजुअल को स्वतंत्रता जो है वो मिलनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे हमने 2 तरीके के कॉन्सेप्ट देखे थे, एक होता है आपका नेगेटिव, एक होता है आपका पॉजिटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। बस यही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बदल के, या फिर इसी कॉन्सेप्ट का नाम बदल के विचारधारा के अंदर लिबरलिज्म रख दिया गया है। ठीक है, लिबर्टी तो एक कॉन्सेप्ट है, इसी को ही एक विचारधारा में हम अगर बात करें तो इसके आगे इज्म लग गया है, जो कि लिबरलिज्म हो चुका है, और इसका कोई अलग मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम अगर लिबरलिज्म देखें तो ये हमेशा एक इंडिविजुअल, हमेशा एक व्यक्ति की बात करता है कि भाई इंडिविजुअल की स्वतंत्रता होनी चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप जो है वो उसके निजी जीवन में कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा अगर रीड करते हैं तो क्या है, उदारवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो व्यक्ति जो है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तर्कशीलता और इस विचार पर आधारित है कि राज्य का कार्य कर्तव्य की सेवा करना है, सॉरी राज्य का कार्य व्यक्ति की सेवा करना है, न कि उस पर नियंत्रण रखना। ठीक है मैंने अभी आपको बताया कि भाई राज्य का हस्तक्षेप जो है वो नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल के निजी जीवन में, व्यक्ति के निजी जीवन में। व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए। ये बोलते हैं कि भाई इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दो, इंडिविजुअल जो है वो खुद स्वतंत्र रहेगा। क्यों स्वतंत्र रहेगा, इन्होंने तर्कशीलता की बात करी है कि इंसान जो है वो क्या है, रैशनल है, इंसान जो है उसमें दिमाग है, उसको पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब इंडिविजुअल को, व्यक्ति को खुद को पता है। तो राज्य को ज़्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। राज्य को क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। व्यक्ति की सेवा कैसे, ये बात करते हैं कि भाई व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जो कि जॉन लॉक ने बताए थे ना। तो व्यक्ति को कुछ अधिकार मिले हुए हैं, वैसे कि जॉन लॉक जो है वो इसके जनक है, ठीक है, फादर है इसके। अब लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी जो है वो व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं। तो राज्य का काम क्या है, ये जो अधिकार व्यक्ति को मिले हुए हैं सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करने का, इसका संरक्षण करने का काम है कि भाई कोई इनके अधिकारों का शोषण तो नहीं कर रहा है, कोई इनके अधिकार इनसे छीन तो नहीं रहा है, सिर्फ वो प्रोटेक्शन करने का काम है राज्य का। उससे ज्यादा राज्य जो है वो निजी जीवन में व्यक्ति के हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्यक्ति खुद अपना जीवन जी सकता है, उसमें दिमाग है, उसमें बुद्धि है, उसको पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो राज्य को इंटरफेयर करने की, हस्तक्षेप करने की जरूरत उसमें नहीं है। ये बात करते हैं आपके उदारवादी लोग। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी जो कि एम्फसाइज करती है इंडिविजुअल की फ्रीडम पे, इंडिविजुअल की स्वतंत्रता पे जोर देती है, रैशनैलिटी यानी कि तर्कशीलता पे जोर देती है कि इंसान जो है वो रैशनल है, उसमें बुद्धि है, वो अपना विकास खुद कर सकता है। फिर आगे बोला है कि भाई स्टेट शुड सर्व इंडिविजुअल नॉट डोमिनेट देम। इन जो राज्य है उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के ऊपर उसका है ना, मतलब उसको नियंत्रण नहीं करना है व्यक्ति को, बल्कि व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ सेवा प्रदान करनी है, ये राज्य का कर्तव्य है। आगे क्या बोला है, ये जो है वो यूरोप के अंदर 17वीं शताब्दी के अंदर आया था। आपका उदारवादी विचार जो है वो यूरोप के अंदर 17वीं शताब्दी के अंदर आया था। अब क्यों आया था, आपसे पूछ सकते हैं भाई उदारवादी विचार जो है वो क्यों आया, पीछे को कोई कारण तो होगा ना, किसी ना किसी चीज को होने का कोई कारण होता है। तो ये आपका जो सामंतवाद और जो आपका निरंकुश राजतंत्र चल रहा था उसके अगेंस्ट में व्यक्तिवाद आया था, यानी कि इसको हम व्यक्तिवाद भी बोल सकते हैं, भाई व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, इसको हम उदारवादी भी बोल सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, फ्यूडलिज्म चल रहा था, जहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं उनकी हाथों में पकड़ थी, कुछ लोगों के हाथों में ही शक्तियां थी। या फिर मोनार्की यानी कि निरंकुश राजतंत्र चल रहा था, एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही थी, जहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ राजा थे, या फिर जो भी आपकी है ना, जिसके हाथों में भी सत्ता थी उसके हाथों में ही क्या था, पावर थी, कुछ ही लोगों के हाथों में पावर थी। तो उसको अपोज करके, उसको उसके अगेंस्ट में उसका विरोध करके यूरोप के अंदर 17वीं शताब्दी में आपका उदारवादी विचार जो है वो पनपा। और जिन्होंने क्या बात करी, ये बात करी उदारवादी लोगों ने कि
भाई हमको कुछ लोगों के हाथों में शक्ति नहीं रखनी है, बल्कि इंडिविजुअल को फ्री छोड़ दो, उसको जो करना है वो करने दो, जितनी उसमें क्षमता होगी उतना वो आगे बढ़ जाएगा, उसको पता है, उसमें दिमाग है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए अच्छा क्या है, उसके लिए बुरा क्या है, सब उसको खुद को पता है। किसी का भी हस्तक्षेप उसके निजी जीवन में नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिबरलिज्म का इस तरीके से उदय हुआ था 17वीं शताब्दी यूरोप के अंदर। ठीक है, अब लिबरलिज्म जो है वो किस किस चीजों की बात करता है, तो इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि सबसे पहले ये व्यक्तिवाद की बात करता है। अभी हम कब से पढ़ रहे हैं कि भाई व्यक्ति को आजादी दो, व्यक्ति को स्वतंत्रता दो, व्यक्ति को पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो यानी कि ये व्यक्ति की बात करते हैं, तो इसको व्यक्तिवादी भी आप बोल सकते हो कि भाई ये व्यक्तिवाद के बारे में बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था भाई कम्युनिटेरियन जो है, समुदायवादी जो है वो समुदाय की बात करते हैं, तो वैसे ही लिबरलिज्म जो है वो इंडिविजुअल व व्यक्ति की बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये बात करते हैं कि भाई इंडिविजुअल को स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको कितना पैसा कमाना है कितना नहीं कमाना है, राज्य या फिर किसी और का हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। इंडिविजुअल के पास में दिमाग है, वो रैशनल है, वो तर्कशील है, वो अपना तर्क लगा के आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये हमेशा मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं। मेरिटोक्रेसी क्या होती है, जिसमें जितनी मेरिट है, जिसमें जितनी क्षमता है वो उतना आगे बढ़ जाएगा। अगर हमारे राज्य में मेरिटोक्रेसी ना हो, हम पे कोई प्रतिबंध लगा दें, तो क्या होगा, हमको कहेंगे कि आप सिर्फ 2 ही रुपए जो है वो दिन में कमा सकते हो, आप 5 रुपए नहीं कमा सकते हो। ठीक है, अगर किसी का हस्तक्षेप होगा तो कोई ऐसा कानून बना सकता है, पर व्यक्तिवादी क्या बात करते हैं कि ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं रखना है। अगर मेरे में क्षमता है तो मैं दिन के 50 रुपए भी कमा सकती हूँ, मेरे में क्षमता नहीं है तो मैं 2 रुपए भी कमा सकती हूँ, मेरे में क्षमता होगी तो मैं दिन के 500 रुपए भी कमा सकती हूँ। जिसमें जितनी क्षमता है वो उतना आगे बढ़ सकता है, जिसमें जितनी क्षमता है वो उतनी अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर सकता है। यानी कि व्यक्ति के ऊपर फोकस करने की बात करता है कौन सा, उदारवादी विचारक। ठीक है, इसमें जेएस मिल क्या बात करते हैं, ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड इंडिविजुअल इज सोवरेन। यानी कि यहाँ पे जो जेएस मिल है वो क्या बात करते हैं, जेएस मिल कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो खुद के ऊपर उसकी जो आपकी सर्व है ना, जो सॉवरेनिटी होती है वो उसके ऊपर है। ठीक है, सॉवरेनिटी क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है, भाई इसका मालिक मैं हूँ, मतलब है ना, इस चीज के ऊपर अगर मेरी संप्रभुता है तो क्या है भाई, इस चीज का मालिक मैं हूँ, इसके ऊपर और किसी दूसरे का राज्य नहीं चलने वाला है। तो वैसे ही जेएस मिल क्या बात करते हैं, भाई ओवर हिमसेल्फ यानी कि खुद के ऊपर, खुद की शरीर पे, खुद के दिमाग पे, इंडिविजुअल का खुद का क्या होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, किसी दूसरे का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्टली बात करें कि राज्य का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे ये तर्क की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। मैंने बताया ये क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं कि भाई इंडिविजुअल क्या है, रैशनल है, इंडिविजुअल क्या है, तर्कपूर्ण है, उसको पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो अपना तर्क लगा के आगे बढ़ सकता है। तर्क का मतलब है दिमाग, उसमें दिमाग है, उसमें बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि से आगे बढ़ सकता है। तो ये यहाँ पे दिमाग, तर्क और रीजन की भी बात करते हैं। उदारवाद तर्क पर आधारित है और अंधविश्वास को अस्वीकार करता है, अंधविश्वास को नहीं मानता है, ये तर्क की बात करता है। यह प्रबोधन युग का हिस्सा है। ठीक है, ये एनलाइटनमेंट एरा जो था आपका, प्रबोधन युग जो था, जहाँ पे सब चीजों के बारे में है ना नई नई खोजें होने लग गई थी, नए नए है ना डेवलपमेंट्स होने लग गए थे, तो उस प्रबोधन युग का हिस्सा है आपका लिबरलिज्म। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सॉरी, ये जो रीजन जो है ये इस प्रबोधन युग का हिस्सा है। इस प्रबोधन युग में ही रीजन, रैशनैलिटी, दिमाग, तर्क, बुद्धि, इन सबका क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, इन सबका विकास हुआ था। ठीक है, तो जो उदारवादी जो है वो क्या बात करते हैं, वो सबसे पहले व्यक्ति की बात करते हैं, हमने देखा, फिर ये तर्क की बात करते हैं, ये रीजन की बात करते हैं कि व्यक्ति में तर्क है, वो अपना तर्क लगा के खुद आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, है ना, संवैधानिकता और सहमति, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कंसेंट की भी बात करते हैं उदारवादी। क्या बात करते हैं, संवैधानिकता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कुछ कानून जो है वो राज्य में होने चाहिए, वरना जो राज्य है वो क्या करेगा, वो हस्तक्षेप करेगा निजी जीवन में व्यक्ति के, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे व्यक्ति के अधिकारों का शोषण होगा। अब भाई हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है कि जो आपके तीनों ऑर्गन है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है, कार्यपालिका, विधायिका जो है, न्यायिक है ना, न्यायिका जो है, ये न्यायपालिका जो है वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो व्यक्ति के जीवन में, निजी जीवन में उसके हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, उसका शोषण नहीं कर सकते हैं, उसे उसके अधिकार नहीं छीन सकते हैं। तो ये सारा प्रतिबंध जो है वो संविधान ने उन पर लगाया हुआ है, संविधान ने सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि ये किसी का भी
जो अधिकार है उसका शोषण नहीं कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं ना, कि भाई सबको कुछ ना कुछ अधिकार मिले हुए हैं, ये अधिकार राज्य उनसे नहीं छीन सकता है, वरना हम जाके जुडिशरी में उनकी शिकायत कर देंगे, उनके ऊपर केस कर देंगे। तो यही बोला हुआ है कि भाई यहाँ पे लॉ कानून होने चाहिए। संवैधानिकता का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब है, समाज में कानून होना चाहिए, समाज में नियम होने चाहिए जिससे लोगों के जो अधिकार है उसका शोषण ना हो। साथ ही साथ सहमति की बात करता है, कंसेंट की बात करता है। सहमति क्या है भाई, इंडिविजुअल के लिए, व्यक्ति के लिए कुछ भी हो रहा है तो उसकी सहमति से ही होगा, उसकी बिना सहमति के कोई भी कार्य समाज में नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति को पता है ना उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो जिसके लिए कार्य करे उसकी सहमति तो लोगे। तो यहाँ पे कानून की बात हुई है, यहाँ पे सहमति की बात हुई है, ये होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कंसेंट। क्या बोला है, राज्य की शक्ति संविधान और जनता की सहमति पर आधारित होनी चाहिए। जॉन लॉक का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इससे जुड़ा हुआ है। जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो इसका क्या है, इसका प्रमुख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सहिष्णुता यानी कि टॉलरेशन की भी बात करते हैं। उदारवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करता है, यानी कि लिबरलिज्म जो है वो टॉलरेशन की भी बात करता है। वो यहाँ पे विविधता को भी क्या करता है, विविधता को भी यानी कि डाइवर्सिटी को भी सम्मान देता है। भाई अब समाज में अगर हर एक व्यक्ति की हम बात करेंगे तो कोई व्यक्ति किसी जाति का होगा, कोई किसी धर्म का होगा, कोई किसी जाति का होगा, कोई किसी धर्म का होगा, तो सब अपने अलग अलग है ना जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं। तो यानी कि ये सहिष्णुता दे रहे हैं कि भाई ये सबकी जाति सबके धर्म को भी मानेंगे, क्योंकि व्यक्ति को मान रहे हो तो व्यक्ति की जाति धर्म को ही मानना पड़ेगा। यानी कि ये यहाँ पे विविधता को क्या करते हैं, विविधता का समर्थन करते हैं, उसको नकारते नहीं है कि भाई विविधता नहीं होनी चाहिए, नहीं, बल्कि ये इंडिविजुअल की डाइवर्सिटी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये उदारवादी होते हैं। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे देखी कि भाई उदारवादियों की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये यहाँ पे व्यक्ति की बात करते हैं तो हमने इंडिविजुअलिज्म देखा, ये यहाँ पे रीजन और तर्क की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे रैशनैलिटी देखा, ये टॉलरेशन की भी बात करते हैं कि भाई ये सभी व्यक्तियों की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है समाज में, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे टॉलरेशन देखा। और एक हमने देखा कि भाई ये यहाँ पे बात करते हैं कि भाई इंडिविजुअल की सहमति के अनुसार काम होना चाहिए, और समाज में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि लॉ और कानून भी होना चाहिए, ताकि व्यक्ति के विचार जो भी है ना अधिकार है उसका शोषण ना हो। ठीक है, तो ये व्यक्ति की बात करते हैं, सिंपल सी बात हमको समझ में आ गई। आगे हम अगर उदारवाद के प्रकार देखें तो हमने लिबर्टी में करे थे नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी, सेम यहाँ पे भी नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी आप समझ सकते हो। नेगेटिव लिबरलिज्म जो है वो क्या बात करता है, वो नेगेटिव चीज की बात करेगा कि भाई राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए व्यक्ति के निजी जीवन में। पॉजिटिव लिबरलिज्म जो है वो थोड़े बहुत राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है कि भाई राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए पर कल्याणकारी रूप के लिए। तो ये नेगेटिव लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम यहाँ पे अगर प्रकार देखें थोड़े से डिटेल में तो सबसे पहले आपका क्लासिकल लिबरलिज्म आया था, सबसे पहले आपका शास्त्रीय उदारवाद आया था, जिसको हम नकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जानते हैं, नेगेटिव लिबरलिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब मैंने आपको समझाया नेगेटिव क्या है, वो राज्य के हस्तक्षेप को मना करते हैं कि भाई राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसके लिए ये क्या है, नेगेटिव है। ये क्या बात करते हैं, शास्त्रीय उदारवादी जो है, शास्त्रीय उदारवादी क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो क्या बात करता है, सबसे पहले ये कब आया था, ये 17वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर आया था, 17 से 19 सेंचुरी तक आपका क्लासिकल लिबरलिज्म आया था। ठीक है, अब क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो क्या बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की बात करता है कि भाई व्यक्ति के पास में स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, राज्य का हस्तक्षेप जो है वो व्यक्ति के निजी जीवन में नहीं होना चाहिए। ये बात करते हैं कि व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो है वो व्यक्ति को यहाँ पे प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि राज्य का काम क्या है, उस अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, अब क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो यहाँ पे तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, तीन है ना, तीन एरियाज में बात करते हैं, पॉलिटिकल एरिया में, सोशल एरिया में और इकोनॉमिक एरिया में। ये क्या बात करते हैं, पॉलिटिकल एरिया में भी व्यक्ति को फ्रीडम दे दो, सामाजिक एरिया जो है उसमें भी व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दो, इकोनॉमिक एरिया जो है उसमें भी व्यक्ति को क्या दे दो, स्वतंत्रता दे दो। पॉलिटिकल एरिया में व्यक्ति को कैसे स्वतंत्रता दे दो, भाई व्यक्ति को है ना पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करने का मौका होना चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये होती है पॉलिटिकल स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता की क्या बात करते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता की बात करते हैं कि भाई समाज के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को पता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, यानी कि यहाँ पे भी समाज के अंदर भी उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये सामाजिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, यानी कि समाज का यहाँ जो राज्य है उसका यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं होगा समाज के अंदर। और इकोनॉमिक स्वतंत्रता कैसे बात करते हैं, ये बात करते हैं कि भाई जो आपका मार्केट सोसाइटी
सोसाइटी है, जो आपका है ना मार्केट है, जो आपका सोसाइटी है जहाँ पे आप अपना है ना पैसा कमा सकते हो, इकोनॉमी कमा सकते हो, उसमें भी राज्य का हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? फ्री मार्केट यानी कि मुक्त बाजार जो है वो होना चाहिए, जहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। इंडिविजुअल में मैंने बताया मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, क्षमता के आधार पे, मेरिट के आधार पे बात करते हैं, जिसमें जितनी क्षमता है वो उतना पैसे कमा लेगा। तो यानी कि मुक्त बाजार होने चाहिए, या राज्य का कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये लेजी स्फेयर की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल में तो ये बात करते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी है ना सीमित सरकार होनी चाहिए, ताकि सरकार जो है वो इंडिविजुअल के अधिकार जो है उसका शोषण ना करे। समाज में इंडिविजुअल की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे भी राज्य का रोल जो है वो सीमित होना चाहिए। और इकोनॉमी में कैसी होनी चाहिए? इकोनॉमी में मुक्त बाजार होने चाहिए, लेजी स्फेयर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, राज्य को हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इंडिविजुअल पे सारी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर में इंडिविजुअल की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 17वीं से 19वीं शताब्दी तक इसका उत्पन्न है ना, इसके ये सेंचुरी में आया था, इमर्ज हुआ था। ये प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। मैंने बताया हुआ पॉलिटिकल स्फीयर में इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दो, उसके पास में कुछ प्राकृतिक अधिकार है, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का अधिकार है। राज्य का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोटेक्ट करने का, इनका संरक्षण करने का काम है। और सीमित सरकार का समर्थन करते हैं। भाई पॉलिटिकल एरिया में फ्रीडम दे दो इंडिविजुअल को, सरकार जो है वो सीमित कर दो। ठीक है, और मुक्त बाजार की बात करते हैं। भाई इकोनॉमी के अंदर लेजी स्फेयर एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, जिसमें जितनी क्षमता है, जिसमें जितनी मेरिट है, वो उतना पैसा कमा लेगा, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, मुक्त बाजार कर दो एकदम, है ना। ये सारी चीजें कौन बात करता है? नेगेटिव यानी कि नकारात्मक उदारवादी बात करते हैं। अब इसके थिंकर्स कौन कौन से हैं? तो जॉन लॉक जो है वो तो इसके फादर हैं ही, तो जॉन लॉक आ जाएंगे, वॉलेटायर आ जाएंगे, मॉन्टेस्क्यू, एडम स्मिथ, जेफरसन, ये सब कौन है? आपके जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसके कुछ विचारक है, उसको सपोर्ट करने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम मॉडर्न लिबरलिज्म देखते हैं, यानी कि आधुनिक उदारवाद क्या होता है, और उसके हम पॉजिटिव लिबरलिज्म यानी कि सकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जानते हैं। अब क्या हुआ भाई? अब ये हुआ कि आपका जो नेगेटिव लिबरलिज्म जो है, नकारात्मक जो उदारवाद जो है, इसमें क्या हुआ था, काफी ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इतना ज्यादा व्यक्ति के बारे में, मेरिट के बारे में, क्षमता के बारे में बात होने लग गई कि जो अमीर लोग है ना, जिनके हाथों में कुछ पैसे थे, वो तो अमीर होते गए। भाई जिसमें जितनी क्षमता है वो उतना पैसा कमा लेगा। तो कुछ लोग तो इतनी क्षमता के अनुसार उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, और कुछ लोग जो है वो कुछ भी पैसा नहीं कमा पाए। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्लास स्ट्रगल हो गया, यहाँ पे वर्ग संघर्ष हो गया, अमीर गरीब बनने लग गए। ठीक है, शोषण होने लग गया। तो फिर ये देखा कि भाई उदारवाद तो यहाँ पे समाज में सबका भला करने के लिए आया था ना, पर इससे तो क्या हो गया, एक भसड़ मच गई समाज में। यहाँ पे तो अमीर गरीब हो गए, दो वर्ग बन गए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको उदारवाद में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। तो फिर क्या करा हमने? फिर हम लेकर आए आधुनिक उदारवाद, जो कि आपका 20वीं शताब्दी में आया था। 19वीं शताब्दी तक आपका क्लासिकल लिबरलिज्म चला, शास्त्रीय उदारवाद चला। फिर 20वीं शताब्दी में हमने लिबरलिज्म में कुछ बदलाव करे और हम लेकर आए सकारात्मक और आधुनिक उदारवाद। हमने क्या करा भाई? इंडिविजुअल के बारे में काफी ज्यादा बात हो रही है, व्यक्ति के बारे में इतनी ज्यादा बात हो गई कि व्यक्ति जो है वो आपस में एक दूसरे का ही शोषण करने लग गए। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस सिचुएशन को नियंत्रण में रखने के लिए हमको यहाँ पे राज्य की जरूरत होगी ही होगी। पर राज्य कैसा होगा? यहाँ पे राज्य होगा आपका कल्याणकारी, यानी कि वेलफेयरिक स्टेट होगा। राज्य ऐसा होगा जो कि व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करेगा, यहाँ पे व्यक्तियों का शोषण नहीं करेगा, उसके कल्याण के लिए काम करेगा। तो यानी कि जहां पे हम शास्त्रीय उदारवाद में देख रहे थे कि राज्य का बिल्कुल रोल नहीं होगा, वहां पे ही उदारवाद में थोड़ा सा परिवर्तन करके क्या कहा गया कि यहाँ पे राज्य का थोड़ा बहुत हस्तक्षेप जरूरी है, ताकि व्यक्ति आपस में एक दूसरे को मारने के ऊपर ना लग जाए। ठीक है, तो सकारात्मक उदारवाद आता है आपका 20वीं शताब्दी में। ये यहाँ पे वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करता है। 20वीं शताब्दी में इसका उत्पन्न होता है। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ कल्याणकारी राज्य की भी अवधारणा का समर्थन करता है। व्यक्ति को स्वतंत्रता तो मिलनी ही है, वो तो इसका मूल अर्थ है ही है, पर उसके साथ साथ राज्य को भी यहाँ पे कल्याणकारी बताया गया है कि राज्य जो है वो हस्तक्षेप करेगा और एक कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करेगा व्यक्ति के विकास के लिए। ठीक है, आर्थिक समानता के लिए राज्य की भूमिका को मान्यता देते हैं। ये क्या बात करते हैं कि भाई इकोनॉमिक इंटरवेंशन होना चाहिए ताकि समाज में समानता आ सके। अब मैंने जब आपको शास्त्रीय समाज जो उदारवाद समझाया, तब मैंने क्या बताया? ये पॉलिटिकल
है ना, राजनीति में, सामाजिक में और आपका आर्थिक स्फीयर में, इन तीनों डोमेन्स में व्यक्ति के ऊपर स्वतंत्रता के ऊपर जोर देते हैं कि भाई तीनों ही क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये आपके शास्त्रीय उदारवादी बात करते हैं। पर अब जब हमने इसका उदारवाद में थोड़ा सा बदलाव करा तो क्या आया, आधुनिक उदारवाद आया। अब ये क्या बात करते हैं भाई, पॉलिटिक्स में, राजनीति में सीमित सरकार रहेगी, बिल्कुल सही बात है, इंडिविजुअल का ही रोल रहेगा, राज्य का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। समाज में भी, सामाजिक कार्यों में भी व्यक्ति के पास में स्वतंत्रता रहेगी, राज्य का रोल यहाँ पे कम से कम रहेगा। ये भी बिल्कुल सही बात है, वैसा इन्होंने बता दिया, सेम टू सेम शास्त्रीय उदारवाद की तरह। पर इकोनॉमिक स्फीयर में क्या होगा, आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें क्या होगा, आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल के पास में तो स्वतंत्रता रहेगी ही रहेगी, पर उसके साथ साथ हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे राज्य को भी थोड़ा सा हस्तक्षेप करने का मौका देना होगा। तभी क्या होगा, ये जो असमानताएं है ना, आर्थिक असमानताएं हैं, अमीर और गरीब बन रहे हैं, दो वर्ग बन रहे हैं, आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, तभी वो खत्म होगा जब राज्य यहाँ पे थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करेगा। हमने मेरिटोक्रेसी की बात करे थे हम शास्त्रीय उदारवाद में, जहाँ पे इंडिविजुअल के पास में जितना क्षमता है उसके आधार पे वो पैसा कमा सकता है। तो इससे क्या हुआ, सबने अपनी क्षमता लगाई, तो कुछ लोग तो है जो वो काफी सारे पैसा कमा लिए, कुछ लोग जो है वो कम पैसे कमाए। तो ये क्या बात करते हैं, आधुनिक उदारवादी जो है वो बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक क्षेत्र जो है आपका, आर्थिक क्षेत्र जो है, इसमें राज्य का हस्तक्षेप होना जरूरी है, तभी आर्थिक रूप से समानता आ पाएगी। और ये जो आर्थिक रूप से जो शोषण हो रहा है समाज में, तभी वो खत्म हो पाएगा जब राज्य का कल्याणकारी रूप जो है वो हस्तक्षेप करेगा निजी जीवन में व्यक्ति के। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बात करते हैं, ये यहाँ पे इकोनॉमिक स्फीयर में इंडिविजुअल के है ना जो लाइफ है उसके अंदर आर्थिक क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप करने का मौका देते हैं। कौन से, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक या फिर आधुनिक उदारवादी। ठीक है, अब भाई इस तरीके से कैसे काम होगा मैडम, इस तरीके से काम ऐसा होगा कि यहाँ पे राज्य जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे राज्य जो है वो नई नई पॉलिसीज बनाएगा। ठीक है भाई, जिसके पास में अब जो अमीर गरीब हो गए, तो जो गरीब हो गए उसका भी तो भला करना है ना समाज में, उसको भी तो रहने का मौका देना है, तो उसको यहाँ पे वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। जिसके पास में एजुकेशन नहीं है, जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं है, उसको घर प्रोवाइड करेंगे, जिसके पास में पीने के लिए पानी नहीं है उसको पानी प्रोवाइड करेंगे। जो अपने हेल्थ का ध्यान खुद नहीं रख सकता है, चेकअप खुद नहीं करवा सकता है, तो उसको हॉस्पिटल्स के लिए क्या करेंगे, उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे, हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, रहने के लिए घर देंगे। जिसके पास में है ना, मतलब जिसके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे नई नई स्कीम बनाएगा अब राज्य, और क्या करेगा, यहाँ पे जो गरीब वर्ग है, जो अपनी पैसा नहीं कमा पाता है, वो उसको फिर इन सारी चीजों से क्या होगा, फायदा होगा। और ये इस तरीके से राज्य जो है वो कल्याणकारी रूप में काम करेगा। अभी भी आप देख सकते हो हमारे इंडिया में क्या होता है, जो गरीब लोग है उसको एजुकेशन फ्री मिलती है, उसको हेल्थ में फ्री मिलता है कि भी आप है ना हॉस्पिटल में जाके फ्री चेकअप करवा सकते हो। उनको फूड जो है वो फ्री मिलता है, कभी 30 किलो फूड मिल रहा है, कभी 5 किलो एक इंसान को मिल रहा है ना। तो हर महीने 30 से 35 केजी जो है वो उनको फूड मिलता है। जो गैस के सिलेंडर्स जो होते हैं वो उनको फ्री मिलते हैं। जो उनको रहने के लिए घर जो है, पीएम आवास योजना जो है वो है ताकि उनको घर मिल सके। मनरेगा जो है जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एम्प्लॉयमेंट के भत्ते उनको मिलते हैं। तो जो गरीब वर्ग है, जो इन सारी चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो क्या कर रहा है, राज्य उसमें हस्तक्षेप करके उनको भी थोड़ी बहुत चीजें जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है ताकि उनका भी विकास हो सके। और यही कौन बात करते हैं, आधुनिक उदारवादी बात करते हैं। ठीक है, अब इसके विचारक कौन कौन से हैं, टी.एच. ग्रीन हो गए, जॉन रॉल्स हो गए, हॉबहाउस हो गए, रोनाल्ड डवर्किन हो गए, ये सब आपके आधुनिक उदारवादी या फिर सकारात्मक उदारवादी हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसका रिजल्ट क्या आया मैडम, इसका रिजल्ट ये आया कि यहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप जो है वो इंडिविजुअल के जीवन में काफी ज्यादा बढ़ गया। काफी ज्यादा कैसे बढ़ गया, राज्य जो है अब वो हर चीज राज्य प्रोवाइड कर रहा है। भाई शास्त्रीय उदारवाद में उसका रिजल्ट क्या था, इतना ज्यादा व्यक्ति के ऊपर हमने फोकस कर दिया कि यहाँ पे व्यक्तियों के बीच में शोषण जो है वो व्यक्ति आपस में ही करने लग गए थे। फिर हम उदारवादी है ना क्या बोलते हैं, आधुनिक उदारवाद लेकर आए। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि हमने यहाँ पे राज्य को हस्तक्षेप करने का मौका दिया, पर राज्य ने इतना हस्तक्षेप किया निजी जीवन में कि अब राज्य जो है वो ही सारी चीजें जो है वो व्यक्तियों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इंसान खुद कुछ कर ही नहीं रहा है, राज्य जो है वो उनको फूड दे रहा है, राज्य उनको रहने के लिए घर दे रहा है, पीने के लिए पानी दे रहा है, पहनने के लिए कपड़े दे रहा है ना, एजुकेशन दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, सब कुछ अब राज्य ही प्रोवाइड कर रहा है। तो जो मेहनती लोग थे, जो मेहनत करते थे, उन्होंने सोचा भाई हम भी क्यों मेहनत करें, जब सारी चीजें राज्य दे रहा है तो फिर हम क्यों मेहनत करें, बैठे बैठे खाते हैं आराम से। तो सबने मेहनत करना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ राज्य जो है वो सारी चीजें सबको प्रोवाइड करने लग गया। अब जो आधुनिक उदारवाद है उन्होंने क्या कहा, भाई ये तो गड़बड़ हो गई,
हमने तो भलाई के लिए करा था ना कि भाई ताकि व्यक्ति जो है वो आपस में एक दूसरे का शोषण कर रहे थे, तो व्यक्ति का कल्याण करने के लिए हम तो कल्याणकारी राज्य लेकर आए थे। पर राज्य तो अपने हद से बाहर जाके लोगों का कल्याण करने लग गया। यहाँ पे तो लोगों ने मेहनत करना ही छोड़ दिया, तो अब क्या करेंगे। तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकला कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि नहीं भैया, ये जो राज्य का हस्तक्षेप जो हमने करवाया है ये हटाओ, वापस से सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति और उसकी मेरिटोक्रेसी, उसकी क्षमता के आधार पे उसको काम करने दो। तो फिर आता है आपका थर्ड स्टेप, जिसका नाम है लिबर्टेरियनिज्म। ठीक है, लिबर्टेरियनिज्म आता है। फिर लिबर्टेरियनिज्म जो है वो क्या बात करता है, स्वेच्छा स्वतंत्रतावाद जो है वो क्या बात करता है, ये बात करता है कि फिर से राज्य को हटाओ और यहाँ पे इंडिविजुअल का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। व्यक्ति में जितनी जिसके पास में क्षमता है वो खुद कमा लेगा। भाई राज्य तो ऐसे सबको देगा, तो राज्य के ऊपर सारा भार आ जाएगा, व्यक्ति तो काम करना ही छोड़ देगा, मेहनत करना ही छोड़ देगा। तो फिर लिबर्टेरियनिज्म जो है वो आता है, और ये आपका कब आता है, ये आपका 20वीं शताब्दी के आसपास ही ये आता है। ये मॉडर्न लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, आधुनिक उदारवाद को क्रिटिसाइज करते हैं, आधुनिक उदारवाद के जो विचारक हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। ये यहाँ पे न्यूनतम राज्य की बात करते हैं कि भाई राज्य का हस्तक्षेप कम से कम रहेगा, और अधिकतम व्यक्ति के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो ज्यादा रहेगी। राज्य का हस्तक्षेप वापस से इन्होंने कम कर दिया, राज्य तो काफी ज्यादा हद से बाहर जाके कल्याण कर रहा है, इसको फिर से हटाओ। ठीक है, तो फिर से ये क्या करने लग गए, राज्य का न्यूनतम राज्य की बात करने लग गए और अधिकतम व्यक्ति की बात करने लग गए। इसके विचारक कौन है, रॉबर्ट नॉजिक है, मिल्टन फ्रेडन है, डेविड फ्रेडन है। ये सारी चीजें जो है वो आपके इस लिबर्टेरियनिज्म के अंदर होने लग गई। ठीक है, फिर आपका आता है 20वीं शताब्दी में ही आपका एक और लिबरलिज्म का ही पार्ट आता है, जिसका नाम है नव उदारवाद। अब नव उदारवाद क्या है, इसमें फिर से थोड़े बहुत बदलाव करे गए। इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात होने लग गई, फ्री मार्केट की बात होने लग गई, और यहाँ पे वेलफेयरिक मेजर्स लेने की बात हो गई। यहाँ पे फिर से कहा गया कि नहीं, यहाँ पे व्यक्ति और राज्य दोनों को ही हमको लेकर आना होगा। अगर हमको समाज में दोनों का सामंजस्य बिठाना है तो व्यक्ति और राज्य दोनों को ही साथ में लेकर आना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 20वीं शताब्दी में अंत है ना, इसका लास्ट में इसका विकास हुआ। ये निजीकरण के ऊपर, वैश्वीकरण के ऊपर, मुक्त बाजार के ऊपर फोकस करता है, अर्थव्यवस्था की वकालत करता है, साथ ही कुछ कल्याणकारी उपाय भी स्वीकार करे हैं, यानी कि कल्याणकारी राज्य की भी बात करता है और व्यक्ति के विकास के लिए ये व्यक्ति की भी बात करता है। तो यानी कि वापस से नियो लिबरलिज्म आया, नव उदारवाद आया, और इसने क्या करा, यहाँ पे व्यक्ति और राज्य दोनों की बात करी है। ठीक है, इसके विचारक कौन कौन है, मार्गरेट थैचर हो गए, रोनाल्ड रेगन हो गए जो कि यूएसए से है, थैचर जो है वो आपके यूके से है। यानी कि यहाँ पे है ना थैचरवाद और आपका है ना रेगनवाद जो है वो आता है। ठीक है, तो आपसे पूछे भी थैचरवाद और रेगनवाद जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो आपके नव उदारवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये आपको जितने भी टाइप्स थे लिबरलिज्म के, सबसे पहले हमने देखा शास्त्रीय उदारवाद जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की बात होती है। फिर हमने देखा आधुनिक उदारवाद जहाँ पे व्यक्ति के साथ साथ कल्याणकारी राज्य भी आ गया। अब राज्य का रोल ज्यादा हो गया तो वापस से लिबर्टेरियनिज्म आ गया, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की बात करने लग गए। और वापस से फिर नव उदारवाद आया, जहाँ पे 20वीं शताब्दी में राज्य और आपके है ना व्यक्ति दोनों की बात करने लग गए। ये आपके 20वीं शताब्दी या फिर आपके 21वीं शताब्दी के अंदर आप बात कर सकते हो इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे रोनाल्ड रेगन और थैचर थे। आगे हम बढ़ते हैं, तो ये आपके जितने भी टाइप्स थे उदारवाद के वो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे एक टेबल है, आप इसको देख सकते हो, फेमस थिंकर्स और उनके कुछ फेमस किताबें यहाँ पे दी हुई है। जॉन लॉक जो है उनकी किताब है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, मॉन्टेस्क्यू की किताब है स्पिरिट ऑफ लॉ, वोल्टायर की किताब है ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस, एडम स्मिथ की किताब है, थॉमस पेन की किताब है। आप इन सारी बुक्स को यहाँ से चेक कर सकते हो और इनको लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जब अच्छी लगी होगी, आपको लिबरलिज्म क्या होता है समझ में आ गया होगा कि लिबरलिज्म जो है वो व्यक्ति की बात करता है, वो यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है। इसमें भी आपका नेगेटिव लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म हमने देखा। नेगेटिव जो है वो बिल्कुल राज्य को मना करता है, और पॉजिटिव लिबरलिज्म जो है वो राज्य को बोलता है कि हस्तक्षेप होना चाहिए, पर कैसा होना चाहिए, वेलफेयरिक स्टेट होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। फिर इसके हमने कुछ प्रकार देखे, जैसे कि उदारवादी है ना, जो आपका शास्त्रीय उदारवाद जो है वो आया। फिर उसके बाद में आपका मॉडर्न लिबरलिज्म, आधुनिक उदारवाद आया। फिर आपका स्वेच्छा तंत्रवाद आया, यानी कि लिबर्टेरियनिज्म आया। और फिर आपका नव उदारवाद आया, यानी कि आपका नियो लिबरलिज्म आया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर करी। लास्ट में मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड करी है, उसका यूज करके आप जितनी भी बुक्स वगैरह जो है उसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जब अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना। ये दोनों मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।